वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 16 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव के बारे में है, जो कि कोरल रीफ पर है। ये कोरल रीफ फिशरीज और फूड सिक्योरिटी पर है, दैट्स वाई इसे सीटीआई सीएफएफ भी कहा जाता है। आपको इसके बारे में दो स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक मल्टीलैटरल पार्टनरशिप है 3 देशों की, जो कि एक साथ मिलकर जो मरीन और कोस्टल रिसोर्सेस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनके वेलबींग के लिए काम करते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो कोरल ट्रायंगल कंट्रीज़ हैं वो एक पीपल सेंट्रिक या पीपल सेंटर्ड जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको सपोर्ट करते हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। होपफुली आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। यहाँ पर देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत ही जनरल सा है। अब मैं जवाब आपको बता रहा हूँ। जो करेक्ट आंसर है वो है टू ओनली, यानी कि बी। दूसरा स्टेटमेंट बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये तो सही होना चाहिए। कोई भी इनिशिएटिव होगा वो इस तरीके की पॉजिटिव चीज़ों को तो लेकर ज़रूर चलेगा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बात एक ट्राइंगल की है। तो इस ट्राइंगल में आपको ऐसा लग सकता है कि 3 देश होंगे जिनसे ये ट्राइंगल जोग्राफिकली बनता होगा, दैट्स वाई इसका नाम कोरल ट्राइंगल इनिशिएटिव रखा गया है। ट्राइंगल तो बनता है लेकिन वो 3 देशों से नहीं, रैदर 6 कंट्रीज से बनता है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीलैटरल पार्टनरशिप है वो 3 देशों की नहीं, रैदर ये 6 कंट्रीज की मल्टीलैटरल पार्टनरशिप है। वो 6 देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड और तिमोर लेस्ते। ठीक है। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2, 4, 6, 10, 12, 15 मेंबर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेंबर्स हैं। अगर 20 के ऊपर मेंबर्स हैं तो आपको नहीं भी पता रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए फिर अगर कोई बहुत बड़ा ग्रुपिंग है तो कि उसमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएस और चाइना, इनमें से कौन है कौन नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हाल ही में कोरल ट्रायंगल डे 2020 ऑब्जर्व किया गया, इसीलिए ये मुद्दा न्यूज़ में आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होप मार्स मिशन के बारे में है। स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये पहला अनक्रूड इंटरप्लेनेटरी सैटेलाइट है कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। ये नहीं बोल रहे कि दुनिया में फर्स्ट है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का फर्स्ट है, ये कह रहे हैं। तो बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है। दूसरा, ये पहला प्रोब होगा जो कि मार्शियन एटमॉस्फेयर और इसके लेयर्स की कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करवाएगा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। होपफुली आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट जो यहां पर है ये करेक्ट है। तो आपका आंसर अगेन बी ओनली टू इज करेक्ट। अब पहला इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो होप मार्स मिशन है वो कैनेडियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, रेदर ये यूएई की जो स्पेस एजेंसी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, उसकी स्पेस एजेंसी की द्वारा ये जो मार्स मिशन है वो लॉन्च किया गया है। आपको ज़रूर से पता होना चाहिए क्योंकि मार्स मिशन लॉन्च करने वाले बहुत कम देश हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि अगर ये कोई मार्स मिशन है तो ये किस देश का है। बाकी का जो पहला स्टेटमेंट है उसका जो पहला हिस्सा है वो सही है। ये फर्स्ट अनक्रूड इंटरप्लेनेटरी सैटेलाइट होगा लेकिन यूएई का, नॉट कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में ब्राउन रॉक चैट ये ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, एनसीआर रीजन है वहां से, और केवल आसपास के आउटस्कर्ट में ही अब दिख रहा है। तो इस बारे में आपको स्टेटमेंट कंसीडर करना है। वैसे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, लेकिन अगर नाम से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सहूलियत के लिए बता देता हूं कि ये एक बर्ड है। अब स्टेटमेंट कंसीडर करिए। ये नियरली एंडेमिक है इंडिया में, मतलब ऑलमोस्ट एंडेमिक है, इंडिया में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, और इंडिया में भी मेनली ये नदर्न और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि IUCN की रेड लिस्ट होती है थ्रेटेंड स्पीसीज की, उसमें इसे वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है, लिस्ट किया गया है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। आपने अपना आंसर सोच ही लिया होगा। तो ये ठीक है, ये जो पहला वाला है ये तो करेक्ट है। ये ऑलमोस्ट एंडेमिक है, इंडिया में ही पाया जाता है और तो कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। आपको लग सकता है कि न्यूज़ में था तो वल्नरेबल होगा, इंडेंजर्ड होगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। ऐसा नहीं होता। हर बार कोई जीव जो न्यूज़ में हो वो वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, ज़रूरी नहीं है। ये पहला जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ये लीस्ट कंसर्न है, इनकी संख्या काफ़ी मात्रा में है,
हालांकि ये एनसीआर के रीजन में से गायब हो गए हैं। ये नर्मदा के नॉर्थ का जो रीजन है, गुजरात के वेस्ट का जो रीजन है और बंगाल के ईस्ट का जो रीजन है, कुल मिला के सेंट्रल इंडिया जो है वो नॉर्थ की लोकेशन लेते हुए वहाँ पर ये बर्ड आपको मिल जाएगी। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें भी इसे 4th शेड्यूल में रखा गया है, मतलब बहुत हाई लेवल का प्रोटेक्शन तो नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में है। हाल ही में रिलीज किया गया, कई सारे इंडिकेटर्स इसके होते हैं। आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो वो इस्तेमाल करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। तो करेक्ट कोड आपको चुनना होगा। तो इनका जो इंडिकेटर है वो है एकेडमिक रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो और फैकल्टीज को दी जाने वाली सैलरी। इसके बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। बताइए, आपके लिए ऑप्शंस हैं 2 and 3, 2, 1 and 2 एंड 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर चूज करिए। होपफुली आपने चूज कर लिया होगा। क्वाइट इजी, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहां पर पहला और दूसरा जो पॉइंट है ये तो करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। तो सही जवाब निकलेगा 1 and 2 ओनली। फैकल्टीज को दी जाने वाली सैलरी को भला कोई क्यों कैलकुलेट करेगा? अगर कोई फैकल्टी बहुत हाई सैलरी लेकर भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है और कोई कम सैलरी लेकर भी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो मुद्दा क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ना कि सैलरी। तो ये तो जनरली भी एलिमिनेट किया जा सकता था। तो आसानी से 1 and 2 आप पॉइंट आउट कर सकते हैं एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। सी, 1 and 2 ओनली इज करेक्ट। सैलरी वाला जो पॉइंट है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का इंडिकेटर नहीं है। न्यूज़ में मुद्दा इसलिए है क्योंकि 17th एडिशन जो है वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का हाल ही में रिलीज किया गया है। इसे पब्लिश किया जाता है क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा एंड दैट्स वाई इसके ब्रीफ में इसे QS जो रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो कहा जाता है। पैरामीटर्स यहाँ पर 6 हैं: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशन पर फैकल्टी, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। इंडिया में जो IIT बॉम्बे है उसे 172nd रैंक दिया गया। 1000 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की इवेलुएट की जाती हैं। IISc को 185th और IIT दिल्ली को 193rd। टोटल 21 इंस्टीट्यूशंस इंडिया के हैं टॉप 1000 में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो CBIC है ये नोडल एजेंसी होती है जो कि सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और जो नार्कोटिक्स है इंडिया में उसे एडमिनिस्टर करता है। बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है? दूसरा ये कहता है कि ये एक सब्सिडरी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, CBIC। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? बताइए। आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं कि दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। ये सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्सेस और नार्कोटिक्स को देखता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। इजी गेस लगा सकते हैं, अगर ये टैक्सेस की बात कर रहा है तो मुद्दा रेवेन्यू का होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इसका आ जाना स्वाभाविक सी बात होगी। तो दो के दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको करेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ बातें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के बारे में भी है। वही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सब्सिडरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। कस्टम, GST, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और नार्कोटिक्स, इसे ये इंडिया में ओवरसी करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन अनन्या के बारे में है। अनन्या हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, आप इसके बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है जो कि हर तरीके के सरफेस को डिसइंफेक्ट कर सकता है। दूसरा, इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डेवलप किया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, डेफिनेटली ये एक स्प्रे है, लेकिन इसे DRDO ने डेवलप नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकलेगा। केवल एक ही सही है, ओनली वन इज करेक्ट। और इसे डेवलप किया गया है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जिसको DIET के नाम से जाना जाता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है, कोविड-19 के लिए काफी प्रभावशाली साबित होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एशियाटिक लॉयंस के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि लॉयंस का जो पहला सेंसस था वो जूनागढ़ के नवाब के द्वारा 1936 में कंडक्ट किया गया था। कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट में आपको एक बैकग्राउंड का स्टेटमेंट मिल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, ओपन ग्रासी स्क्रब लैंड, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, वहीं पर ये पाए जाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? बताइए। आपने अपना आंसर सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो एशियाटिक लॉयन है वो केवल इंडिया के एंडेमिक है, मतलब इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया के एंडेमिक होने का ही मतलब हो गया कि केवल इंडिया में पाए जाएंगे। दैट टू इंडिया में भी ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में ही पाए जाते हैं। तो ये इनके स्पेसिफिकेशंस हैं, आपको जानते रहना है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो सेंसस कंडक्ट किया गया उसके अनुसार 29% जो इनकी पॉपुलेशन है वो पिछले 5 सालों की तुलना में बढ़ गई है और अभी इनकी संख्या 674 आ चुकी है। इनका जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। गिर नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। जो गिर फॉरेस्ट है ये एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है पूरी दुनिया में एशियाटिक लॉयन का। यहाँ पर देखिए मालधारी नाम का एक रिलीजियस पास्टोरल कम्युनिटी पाई जाती है जो कि गिर के रीजन में रहती है और जो इनका सेटलमेंट होता है उसे नेसस कहा जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जानते रहिए। अगला क्वेश्चन बेबेसिया के बारे में है। हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है क्या, ये तो बताइए। 4 स्टेटमेंट आपके पास हैं, 4 चॉइसेस हैं। ये एक टिनी पैरासाइट है जो कि रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है। दूसरा ये एक रोबोट है जो कि हेल्थ वर्कर्स को हेल्प करेगा थर्मल स्क्रीनिंग में। तीसरा ये एक नए तरीके का मैटर है जो कि न्यूट्रॉन स्टार्स में डिस्कवर किया गया है उनके अंदर। चौथा ये ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। बताइए, चूज करिए, अपना ऑप्शन चूज करिए। आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया तो मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूं। सही ऑप्शन है ए, ये एक टिनी पैरासाइट है जो कि रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इससे जो बीमारी होती है बेबेसिया से, ये एक पैरासाइट है तो इससे जो बीमारी होती है इसे बेबेसियोसिस कहा जाता है। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि बेबेसियोसिस ये बीमारी गिर फॉरेस्ट में 2020 में रिपोर्ट की गई जिससे लगभग 1 दर्जन जो लॉयन थे वो मारे गए थे। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था या जान लिया था कि आज हम 2 क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ब्रुक्स रेंज के बारे में है। ये जो ब्रुक्स रेंज है ये माउंटेन रेंज है अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट में। ये किसका एक्सटेंशन है ये आपसे पूछा गया है। ये माउंटेन रेंज किसका एक्सटेंशन है? एंडीज माउंटेन का, कॉकेसस माउंटेन का, ब्लू रिज माउंटेन का या फिर रॉकी माउंटेन का? अब यहाँ पर क्वेश्चन आसान है। अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो उसी का एक्सटेंशन हो सकता है जो एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिका में हो। तो यहाँ पर आपने अपना आंसर अगर सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सटेंशन है रॉकीज माउंटेन का। रॉकीज माउंटेन का ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्रुक्स रेंज जो अलास्का के नॉर्थ में है, ये है रॉकी माउंटेन्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और इसी का एक्सटेंशन माना जाता है ब्रुक्स रेंज को। आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि जो एंडीज है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है तो ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। कॉकेसस आपको पता होना चाहिए कि ये यूरोप में है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कंफ्यूजन केवल रॉकीज और ब्लू रिज में ही होना चाहिए। तो ब्लू रिज मतलब देखिए जब भी कोई एक्सटेंशन हमें मिलता है तो वो जो सिग्निफिकेंट माउंटेन चेन सिस्टम होता है उसका ही मिलता है। हिमालय का आपको मिलेगा, रॉकीज का मिलेगा, एंडीज का मिलेगा। तो यहां पर आप आसानी से पिक कर सकते थे रॉकीज, मुश्किल सवाल नहीं था। यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंजेस हैं आप उन्हें वेस्ट टू ईस्ट मैच करिए कि कौन सा वेस्ट टू ईस्ट हम जाएंगे तो कौन कौन से आपको मिलेंगे। 4 चॉइसेस आपके पास हैं, एप्लेशियन माउंटेन, रॉकी माउंटेन और शेरा नेवाडा। रॉकी, एप्लेशियन, शेरा नेवाडा, रॉकी, एप्लेशियन और शेरा नेवाडा, एप्लेशियन, रॉकी। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले आपको शेरा नेवाडा मिलेगा, तब रॉकीज मिलेंगे, देन एप्लेशियन मिलेगा। मैप में देख लीजिए आप, यहां पर देखिए ये है शेरा नेवाडा, ये है रॉकीज और ये है एप्लेशियन। तो आपको देखने में समझ में आ गया होगा कि वेस्ट टू ईस्ट हम जाएंगे तो पहले शेरा नेवाडा, देन रॉकीज, देन एप्लेशियन। इट्स इजी। अगर आपने मैप देखा होगा, यहां पर देखिए कुछ बातें शेरा नेवाडा के बारे में दी गई हैं। शेरा नेवाडा का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट विटनी। यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं जिनके बारे में हो सकता है बचपन की किताबों में आपने पढ़ा हो, जिन्हें जाइंट शैक्वियो ट्रीज कहा जाता है। ये बहुत ही बड़े होते हैं, लगभग 270 फीट टॉल होते हैं और 25 फीट इनका डायमीटर होता है। इनकी ऊंचाई आप यहां पर जो ह्यूमंस खड़े हैं उनके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े होंगे। कोर्सेज की जानकारी यहां पर अवेलेबल है। आप ओनली आईएएस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, 2 ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, PSIR, सोशियोलॉजी और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज रीजनेबल रेट पर अवेलेबल हैं। आप video.onlyis.in पर भी जाकर इसे अवेल कर सकते हैं। जो कल का आपका मैपिंग का पार्ट होगा उसमें नॉर्थ अमेरिका जो है उन्हीं के रिवर्स के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आप रिवर्स को जरूर तैयार रखें ताकि आप कम से कम इन क्वेश्चंस को तो आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो हमारा आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।